नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे बहुत सारे व्यूअर सब्सक्राइबर द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में, साथ ही जानेंगे उनके समाधान के बारे में। अगर आपने भी किसी भी प्रकार का अनसिक्योर लोन लिया है और अब लोन की EMI भरना मुश्किल लग रहा है और आप भी मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस गए हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि सभी सवालों के जवाब आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को इससे मदद मिल सके। अब जैसे कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं, हमने मल्टीपल लोन लिया है और अब लोन की EMI भर पाना मुश्किल हो गया है, आगे से लोन की EMI नहीं भर पाएंगे। अब तक जैसे तैसे करके हमने लोन की EMI भर दी है, बट आगे से भर पाना मुश्किल लग रहा है। अब लोन नहीं भरा तो क्या हो सकता है? कई कई तो इंटेंशनली नहीं भरते हैं, जानबूझ करके भर सकते हैं लोन की EMI, बट इंटेंशनली सोचते हैं कि ठीक है हम भी सेटलमेंट कर लेंगे। तो इंटेंशनली अगर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, विलफुल डिफ़ॉल्टर बिल्कुल भी ना बने, अगर कोई जेन्युइन रीज़न जब तक ना हो तब तक। तो कई लोगों का ये सवाल होता है कि अगर लोन नहीं भरा तो क्या हो सकता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर लोन की EMI हमने नहीं भरी तो क्या हमें जेल हो सकती है। जेल कब हो सकती है और किस केस में हो सकती है? तो जेल होने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो आपका लोन EMI डिफ़ॉल्ट करना होता है वो कोई क्राइम नहीं होता है जो आपके दिमाग में ये आता है कि जेल हो जाएगी, क्योंकि लोन एक सिविल मैटर है। बट हाँ, क्योंकि अगर लोन लेकर के डिफ़ॉल्ट करेंगे और इस तरीके से अगर बैंक NBFC लोन जो डिफ़ॉल्ट करते हैं उनको इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट करने देंगे, तो कहीं ना कहीं लीगली बाउंड करने के लिए ये जो क्रिमिनल ऑफेंस की बात आती है कि 2 ईयर की पनिशमेंट है, 2 साल हमें जेल हो सकती है। तो हमारे पास अगर हमने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया तो हमें तो तुरंत ही जेल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हैं, आपको भी पता है कि जब आप लोन का एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्लॉज टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होता, जिनसे आप अवेयर नहीं होते हैं। जिसमें एक क्लॉज होता है कि अगर आपने ECS मैंडेट करा रखा है, अब ECS मैंडेट जब आप कराते हैं और अगर कोई भी EMI डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वहाँ पर ECS बाउंस यानी कि सेक्शन 25 पेमेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत में आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाता है, जिसमें 2 ईयर की पनिशमेंट का प्रावधान होता है। और अगर कोर्ट केस होता है सेक्शन 25 में तो वहाँ पर केस चलता है और अगर वो साबित हो जाता है तभी सज़ा होती है। अब कई लोगों का सवाल होता है 1 से 2 महीने EMI नहीं भरी है, अब आगे भी भर नहीं पाएंगे, सेटलमेंट करना चाहते हैं तो सेटलमेंट कैसे करें? अभी पैसे नहीं है सेटलमेंट करने के लिए, तो हमें टाइम चाहिए, हमें 1 से 2 साल टाइम चाहिए सेटलमेंट करने के लिए। अब सेटलमेंट करने के लिए 1 से 2 साल का अगर आपको टाइम चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है अभी सेटलमेंट करने के लिए, तो आप बैंक को सबसे पहले तो आप इंटीमेशन करके, आप प्रायर लीगल नोटिस भेज करके, आप सेटलमेंट की रिक्वेस्ट भेज करके अपनी बात को कह सकते हैं कि हम ड्यू टू दिस रीज़न, जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है जिसके चलते आप EMI नहीं भर पा रहे हैं, आगे हम इतने टाइम तक EMI नहीं भर पाएंगे, हमें टाइम चाहिए। मॉनिटोरियम पीरियड की रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप लोन रिस्ट्रक्चर की रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल आता है कि हम सेटलमेंट रिक्वेस्ट हमने भेजी है, हमने बैंक को बोला भी है टाइम देने के लिए, बट बैंक मना कर रहा है। अब कोई भी लेंडर कंपनी है, उसकी अपनी खुद की पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको मॉनिटोरियम पीरियड प्रोवाइड कर सकती है, नहीं कर सकती है। और जो भी रीज़न होता है वो रीज़न आपको बताती है कि हमारी पॉलिसीज़ में नहीं है, जिसके चलते हम आपको टाइम नहीं दे सकते। अब यहाँ बात आती है कि अगर बैंक ने मना कर दिया है टाइम देने के लिए, तो अब हम किस तरीके से टाइम लें। अब अगर आपके पास सेटलमेंट करने के लिए अभी पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे आप कुछ कर तो सकते नहीं हैं। हाँ, जो भी उनके लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी लीगल एक्शन बैंक NBFC लेती है, उनका टाइम से रिप्लाई करके आप टाइम गेन कर सकते हैं। और जब आपके पास सेटलमेंट करने के लिए फ़ंड हो, उस टाइम पे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद भी बैंक NBFC कोर्ट केस कर सकती है। अब यहाँ पे भी
मैं यही कहूँगी कि आपके जो एग्रीमेंट है उसके क्लॉज, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है, क्या मैंडेट ईसीएस का आपने दे रखा है या नहीं दे रखा है। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सिविल रिकवरी सूट फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, बट अगर आपके एग्रीमेंट में आपने ईसीएस मैंडेट दे रखा है तो सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। अब जैसे ईसीएस बाउंस होता है वैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। तो जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया तो यहाँ पे लिमिटेशन मैटर नहीं करता, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन जब भी अराइज होता है तभी आपका जो लीगल एक्शन लेने का राइट जो बैंक एनबीएफसी का वो हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 3 साल हो गए हैं तो अब तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। बट शायद क्लैरिटी ये नहीं होती है कि जो सेक्शन 25 का केस है वो कॉज ऑफ एक्शन पे मैटर करता है। जैसे ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वैसे ही केस बैंक एनबीएफसी कर सकती है। तो इसलिए जब ईसीएस मैंडेट लगाओ तो लिमिटेशन मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि बैंक एनबीएफसी सेटलमेंट कर ही नहीं रही है, तो ऐसे में सेटलमेंट होगा तो होगा कैसे, कैसे करें हम सेटलमेंट। साफ साफ जो बैंक एनबीएफसी है वो मना कर देती है कि हम तो सेटलमेंट करते ही नहीं हैं। कुछ ऐसी एनबीएफसीज हैं जो सेटलमेंट नहीं करती हैं, वो साफ मना कर देती है कि हम सेटलमेंट नहीं करते। वो क्या करती है, सेटलमेंट करने के बजाय जो अपना एसेट है वो दूसरी कंपनीज को सेल कर देती है और राइट ऑफ करके आपका जो लोन अकाउंट है वो दूसरी कंपनी को सेल करके उसको सेल करने के बाद जो रिकवरी करने का जो प्रोसीजर होता है या सेटलमेंट करने का प्रोसीजर होता है वो उस कंपनी का हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसा मत सोचें कि अगर किसी बैंक एनबीएफसी ने सेटलमेंट करने के लिए मना कर दिया है तो सेटलमेंट होगा ही नहीं। अगर किसी दूसरी कंपनी को एसेट सेल कर दिया है तो आप उसके साथ भी सेटलमेंट कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो कॉल कर करके हैरासमेंट कर रहे हैं, क्या हम फ़ोन बंद कर दें या फिर हम अपना एड्रेस चेंज कर दें, तो क्या कोई लीगल एक्शन उनके ऊपर हो सकता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमारे पास में ये लीगल नोटिसेज आ रहे हैं, हमारे पास जो लीगल नोटिसेज आ रहे हैं वो पोस्ट के द्वारा नहीं आ रहे हैं, ईमेल के द्वारा आ रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो क्या इसका जवाब हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि जनरली यही सुना जाता है कि आपके पास कोई भी लीगल नोटिस है वो पोस्ट द्वारा आता है तभी हमें उसका जवाब देना चाहिए, बट अगर ईमेल के माध्यम से आता है या व्हाट्सएप से आता है तो क्या हमें इसका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्योंकि मोड ऑफ सर्विस आपका ईमेल भी हो सकता है, आपका पोस्ट भी हो सकता है। तो अगर दोनों में से किसी भी मोड से आपके पास अगर लीगल नोटिस आता है किसी एडवोकेट के माध्यम से तो उस लीगल नोटिस का जवाब आप दे सकते हो और देना चाहिए, बिकॉज लीगल नोटिस है तो लीगल नोटिस का जवाब देना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, उसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अब इसके बाद जो सवाल आता है वो यही आता है कि जो लीगल नोटिस है कभी किसी व्हाट्सएप नंबर से आ जाता है, तो कभी ईमेल के माध्यम से आ जाता है, तो कभी रैंडम मैसेज के द्वारा आ जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हम ये पता कैसे करें कि जो लीगल नोटिस है वो रियल है कि फेक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। सबको लगता है कि नोटिस तो रियल लग ही नहीं रहा है, प्रॉपर वे में आया नहीं है। तो रियल और फेक नोटिस को पहचानने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी जो लोन अकाउंट डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करो। जो लोन अकाउंट डिटेल्स हैं वो आपकी ठीक है या नहीं है, बिल्कुल वही हैं जो आपके हैं, और जो एडवोकेट के माध्यम से आपके पास लीगल नोटिस आया है वहाँ पे साइन स्टैम्प है या नहीं है। बिकॉज डिजिटल के टाइम पर आप ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई भी लीगल नोटिस रियल है कि फेक, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप ये क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि आपका लोन अकाउंट डिटेल्स हैं, जैसे कि जो एडवोकेट आपको भेज रहा है वो प्रॉपर साइन है, स्टैम्प्ड है, या प्रॉपर मेल आईडी से आया हुआ है या बैंक की मेल आईडी से आया हुआ है। तो बहुत सारे माध्यम से आप पता कर सकते हो रियल है या फेक है। अब बहुत सारे सवाल ये आता है कि बैंक एनबीएफसी ने कोर्ट केस किया है, क्या उसमें हमारी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। क्या प्रॉपर्टी अटैचमेंट
एक ऐसा इशू है जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट केस के जब बात आती है, बहुत सारे ऐसे आपके पास मैसेजेस आते हैं जिसमें साफ साफ क्लियरली ये लिखा होता है कि आपके अगेंस्ट में ये लीगल एक्शन लिया जाएगा। 420 आईपीसी की धारा में, 306 आप आईपीसी की धारा में आपके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेन फाइल हुई है, आपके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हो गई है, और कहीं ना कहीं ये भी लिखा होता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देख करके आप डर जाते हो। तो अगर आपके पास कोई जर्नल मैसेज आता है, यानी कि आपके पास सिस्टमेटिक जनरेटेड मैसेजेस बहुत आते हैं जिसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी सीरियसली ना लें, बिकॉज वो सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस होते हैं और ये एक थ्रेट देने के लिए होते हैं कि आप डर जाओ और कहीं ना कहीं बैंक एनबीएफसी से कम्युनिकेट करो। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, किसी एडवोकेट के माध्यम से, किसी पैनल के माध्यम से, किसी फर्म के माध्यम से आपके पास लीगल नोटिस आते हैं तो उनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। अब अगर आपको पता करना है कि सच में आपके अगेंस्ट में कोई केस दर्ज हुआ है, तो जो केस डिटेल्स अगर दी हुई हैं तो आप उन केस डिटेल्स को ई कोर्ट ऐप में डाल करके, आप ई कोर्ट ऐप एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उस ई कोर्ट ऐप के माध्यम से डिटेल्स डाल करके भी पता कर सकते हैं कि कोर्ट केस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो डिटेल्स नहीं आती है तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट अगर डिटेल्स डालने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आपको ये क्लैरिटी हो जाती है कि आपके अगेंस्ट में कोर्ट केस हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार आपके पास रिकवरी एजेंट के माध्यम से भी केस डिटेल्स भेजी जाती है कि आपके अगेंस्ट में केस दर्ज हुआ है। आप वो बहुत सारी जो केस डिटेल्स में देखती हूँ तो पता चलता है कि जो केस रजिस्टर्ड हुआ होता है वो किसी अदर नेम से हुआ होता है। तो इसलिए हमेशा आप ई कोर्ट ऐप के माध्यम से चेक करें कि क्या आपके नाम से ही केस दर्ज हुआ है। कई बार डराने के लिए वो ऐसा करते हैं कि आप केस डिटेल्स देख करके, कोर्ट केस का मैटर देख करके डर जाएंगे। तो इसलिए ई कोर्ट ऐप से आप ये क्लियर कर सकते हो कि आपके अगेंस्ट में केस दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार बहुत सारे ऐसे सिस्टम जनरेटेड मैसेज आते हैं जिसमें जनरली विजिट करने के लिए कि ये रिकवरी एजेंट आपके घर पे विजिट करेगा, ये विजिट इन्फॉर्मेशन है, तो उनसे भी आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो जनरल सिस्टम जनरेटेड मैसेज होते हैं। अगर आपके घर में कोई भी एजेंट विजिट करने आता है तो उससे पहले आपके पास बैंक, एनबीएफसी या कोई भी लेंडर कंपनी है जिससे आपने लोन लिया है, उनकी तरफ से आपके पास नोटिस आना चाहिए, प्रायर होम विजिट लेटर आना चाहिए। और उस होम विजिट लेटर हो या फिर प्रायर नोटिस हो, उसमें क्लियरली आपके पास डिटेल्स होती हैं कि कौन सा एजेंट आपके घर पे विजिट करने आएगा, किस टाइम पे आएगा। उसमें आपकी कंसेंट भी होती है कि भाई आप अपनी कंसेंट देंगे कि ठीक है, हम इस टाइम पे अवेलेबल रहेंगे, आप विजिट कर लेना। आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, उनसे भी बात करके आप अपना टाइम फिक्स कर सकते हो कि किस टाइम पर आप मीटिंग कर सकते हैं। तो उनसे भी आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास कोई एजेंट विजिट करने आता है विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन या प्रायर इंटीमेशन, तो आप उनको एंटरटेन बिल्कुल भी ना करें। जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हो सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन करें, बिकॉज जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक द्वारा मिली है कि ये एजेंट विजिट कर रहा है, आप रीवेरीफाई करें जब वो विजिट करते हैं कि क्या वो वही पर्सन विजिट कर रहा है आपके पास जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है या जिनका इंटीमेशन बैंक ने आपको दिया है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंट्स हैं जो फ्रॉड करके जाते हैं और फर्जी तरीके से रिकवरी करते हैं, तो उनसे सावधान रहिए। और रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अब अगर आप भी लोन भरने में असमर्थ हैं, चाहे रीज़न कोई भी हो, चाहे आपकी जॉब लॉस हो गई हो, चाहे बिजनेस में घाटा हो गया हो, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, या फिर आपकी जो ईएमआई है वो सैलरी से ज़्यादा हो गई हो, मल्टीपल लोन में आप फंसे हुए हैं, और अगर आपका रीज़न जेन्युइन है, जेन्युइन रीज़न के चलते ही आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, विलफुली डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि फैमिली, बीवी बच्चे, उनकी देखभाल और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सबसे पहले हैं, ईएमआई बाद में है। अब बैंक एनबीएफसी अगर बार बार फ़ोन करके लीगल नोटिस भेज के बोल रहे हैं आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा, आप एक ईएमआई भर दो, जल्द से जल्द ईएमआई भर दो,
नहीं तो आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एक ईएमआई भर दोगे तो आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप मिनिमम ड्यू पे कर दो, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिव रहेगा, एनपीए नहीं होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एनपीए होने के डर से आप ये सोचते हैं कि एनपीए कोई लीगल एक्शन है, जैसे कि एनपीए हो जाएगा तो अब हमें लीगल एक्शन हमारे अगेंस्ट में लिया जाएगा। ये बात सही है कि अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो बैंक, एनबीएफसी या फिर कोई भी लेंडर कंपनी है वो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है। अब इसके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनपीए होता क्या है। हालांकि मैंने एनपीए के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाई है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो आपका लोन अकाउंट एनपीए होता है, कहीं ना कहीं जब आप 92 डेज डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर 3 मंथ तक आप ईएमआई नहीं पे करते हैं तो आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है। अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं हुआ है, 1 से 2 ईएमआई आपकी डिफ़ॉल्ट हुई है, तो आप जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी है वो पे करके आपका जो लोन अकाउंट है उसे रेगुलर कर सकते हैं। बट अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो कहीं ना कहीं लेंडर कंपनीज जो आपका टोटल लोन अमाउंट है वो आपसे रिकवर करती है। आपके पास जनरली मैसेज आते भी होंगे लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद कि आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, हमारा जो लोन है पूरा का पूरा, अब आपको वो पे करना पड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट पेनल्टीज है उनको लगा करके, और आपसे टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू पे करने के लिए बोलते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम के बाद आप अपनी ईएमआईज पे कर सकते हो या आप अपना जो भी ड्यूज है वो क्लियर कर सकते हो, तो आप अपना लोन अकाउंट एनपीए ना होने दें। बट अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भी आप अपना ईएमआई पे नहीं कर सकते हो, जो भी ड्यूज है उन्हें क्लियर नहीं कर सकते हो, तो उस कंडीशन में एनपीए होने का डर आपके मन से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज एनपीए होने के बाद जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग है उसे पे कर सकते हैं आप, या फिर सेटलमेंट करके भी लाइबिलिटीज से आप फ्री हो सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि जब लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं बैंक, एनबीएफसी की तरफ से आपको प्रेशर आता है कि आपका सिविल खराब हो जाएगा। तो आपका सिविल तो खराब होगा ही, बिकॉज आप एक भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हो तो आपका सिविल जो है वो अफेक्ट होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा और आप आगे ईएमआई नहीं भर पाएंगे, आप अपना लोन सेटल करना चाहते हैं, तो सिविल खराब हो या फिर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो, आप इन चीज़ों की चिंता बिल्कुल भी ना करें, इन चीज़ों का डर बिल्कुल भी ना रखें। बिकॉज अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होगा तब तक आप आगे सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी आपके सामने ये सिचुएशन आती है, आपको लगता है कि आप आगे लोन की ईएमआई नहीं भर पाएंगे, तो सबसे पहले आपको बैंक को इंटीमेट करना होता है। और आपको इंटीमेट करने के लिए बैंक को आप मेल भी कर सकते हो, आप प्रायर लीगल नोटिस भी भेज सकते हो किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, यहाँ पे आपका जो इंटीमेशन है कि आपका जो रीज़न है, जिस रीज़न से आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, वो बैंक या फिर जो भी लेंडर कंपनी है उसको पता हो सके। बिकॉज उनको तो नहीं पता कि आप किस जेन्युइन रीज़न से गुजर रहे हैं जिसके चलते आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। उनको तो यही लगता है कि आप विलफुली डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उनके पास लोन अकाउंट्स होते हैं जिनको वो देखते हैं। अब हर किसी को वो डिफ़ॉल्ट करने पे यही सोचेंगे कि जेन्युइनली डिफ़ॉल्ट होगा, तो उनको जब तक इंटीमेट नहीं होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आती है कि आप किस रीज़न से डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता और वो आपको तब तक हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रायर लीगल नोटिस दे करके उनको इंटीमेट करके ज़रूर बताएं अपना जो भी जेन्युइन रीज़न होता है जिसके चलते आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। अब आपके पास बहुत सारे लीगल नोटिस आते हैं, जैसे कि सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन का, आपके पास सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन इन्वोकेशन का आता है, आर्बिट्रेशन कमेंसमेंट का आता है, टर्मिनेशन ऑफ लोन एग्रीमेंट का आपके पास नोटिस आता है, चेंजेस इन लोन एग्रीमेंट, जो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है उसे चेंज करने के रिगार्डिंग भी आपके पास लीगल नोटिस आता है। बहुत सारे डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आउटस्टैंडिंग ड्यू नोटिस आपके पास आते हैं। तो जो भी नोटिस होते हैं लीगल नोटिस, इनका रिप्लाई आप टाइमली ज़रूर करें। बिकॉज अगर आप इन नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी बैंक, एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में बोल रही है, जो भी एलिगेशंस लगा रही है, वो कहीं ना कहीं सही होते हैं और उनको डिफेंड करने के लिए आपको उनका रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर कोर्ट से कोई नोटिस आता है, चाहे वो प्री कॉग्निजेंस का नोटिस हो चाहे समन हो, तो उसका भी आपको रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं कोर्ट के नोटिस को अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट में जाता है। आप प्री कॉग्निजेंस पे अपना जो भी कॉग्निजेंस देना है कि जो कोर्ट केस आपके अगेंस्ट में हुआ है, जिस भी सेक्शन में हुआ है, वो आपके अगेंस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो आप उनको रिप्लाई के माध्यम से भी बता सकते हैं कोर्ट में जा कर के। कोर्ट का कोई भी नोटिस आए, कोर्ट में अपीयर ज़रूर हो, कोर्ट से समन आए ज़रूर अपीयर हो। जो भी आप कोर्ट केस है उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप सेटलमेंट करके भी ख़त्म करना चाहते हैं तो लेंडर कंपनी से आप बात करें, और सेटलमेंट आप आउट ऑफ द कोर्ट करके भी अपनी लायबिलिटीज से बच सकते हैं। या फिर जो भी कोर्ट केस है वो अगर सेटलमेंट हो जाता है तो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि हमारा जो कोर्ट केस हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर हुआ है, हम वहाँ जा नहीं पाएंगे, हम किस तरीके से जाएं, हम तो इस शहर में रहते हैं, उस शहर में हम जाएंगे बहुत दूर है, हमारे पास पैसा भी नहीं है जाने का। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप इतनी दूर नहीं जा सकते हो, तो आप किसी एडवोकेट के माध्यम से भी अपने कोर्ट केस को कंटेस्ट कर सकते हो। तो ये थे बहुत सारे सवाल जिनका जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। इनमें से कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में भी थे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।